हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं हूं फाकरा जफर और आज का जो आपका सेशन होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं सब्सिडियरी अलायंस पे, रिंग फेंस पॉलिसी पे और उसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। ये तीनों हम जो पॉलिसीज हैं जो ब्रिटिश द्वारा इंडिया में लाई गई थी, इन सब चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो पॉलिसीज थी, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये जो पॉलिसीज थी, एक मिनट हो यार बस। हाँ, तो इन पॉलिसीज का जो मतलब ये आखिरकार इंडिया में लाई क्यों गई थी, मतलब इनका क्या मोटिव रहा था। ये तो ट्रेड करना आए थे तो ट्रेड करते रहते, फिर इनके क्या मोटिव रहे, ये पॉलिसीज आखिरकार उन्होंने क्यों बनाई, क्या मतलब ये पहले से ही ये सोचे बैठे थे कि हमें इंडिया को पूरा कॉन्क्योर करना है, पूरा अपना ब्रिटिश एम्पायर बनाना है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। और उससे पहले आप वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो है, अगर वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके काफी हेल्पफुल हुआ है वो, और आपको कुछ समझ में अगर वीडियो में आता है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैसे तो पूरी वीडियो आपके बढ़िया से समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं सब कुछ जो है एज अ स्टोरी की फॉर्म में आपको सुनाने वाली हूँ, है ना। और अगर मैं प्रीवियस सेशन नहीं देखे ना, तो वो यार जरूर देख लेना, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है हिस्ट्री में। अगर एक भी आप जो है चैप्टर छोड़ते हो हिस्ट्री का, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लासेस, ओहो ये लिखा रह गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पेड बैच की क्लास आपकी 7 PM पर होती है, 6 और मेरा 4 PM पर जीएस का बैच है, तो आप वो देख सकते हो यहाँ पे। आप मेरी रोज डेली 4 PM पे क्लास होती है। 5 PM पर लिटरेचर की क्लास होती है, रूपांशी मैम आपको लिटरेचर पढ़ाती हैं। और 6 PM पर अर्थमेटिक की क्लास होती है। 17 ऑफ जनवरी को, मतलब आज ही के दिन जो है ये बैच लॉन्च हुआ है। 3 PM पर इसकी क्लास थी, आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टॉपिक वाइज में इसमें पढ़ा रही हूँ, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आज मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। तो काफी आपको बस डेली आना है इसमें। 1200 क्वेश्चन प्लस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बैचेस, क्या इससे ना आपकी प्रैक्टिस एकदम बूस्ट हो जाएगी। तो आप ये बैच जो है जरूर ज्वाइन कर लेना, बस डेली क्लास में आना है आपको, ठीक है। ओके, मॉक टेस्ट सीरीज। तो 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको 30 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाते हैं, अगर आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो। और कोई भी अगर दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या फिर कोई भी टॉपिक समझने में, तो आप मुझसे जीएस और मैथ्स के डाउट पूछ सकते हो जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में, और इंग्लिश से रिलेटेड डाउट आप पूछ सकते हैं इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में। स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब जो है हम जो आए हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कि किस तरह से ब्रिटिश ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। और जो है, जो इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और वो एक ट्रेडिंग कंपनी किस तरह से हम पर कई सालों तक, है ना, राज करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। देखो, ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये हमसे बहुत कुछ लेकर गए। हमारा सारा पैसा तो ले गए, सारा पैसा तो ले गए, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने हमें बहुत अल्टीमेट दी हैं। इन्होंने हमारे अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है ना, जो जगाई है, वो एक तरह से आप देखो ब्रिटिशर्स ने ही जगाई है। उससे पहले कुछ इंडिया जैसा था नहीं। इंडिया को इंडिया समझना किसने सिखाया हमें, एक तरह से ब्रिटिशर्स ने ही सिखाया है, कि ना पिट के अकल आई थी, ठीक है। ये इस तरह से आप समझ सकते हो, पिट के अकल आई थी कि भाई अपना राज्य है, खुद संभालो, दूसरों को मत घुसने दो, सब कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, टुकड़ों में मत बटो। ये चीज जो है हमें ब्रिटिशर्स बढ़िया तरीके से ना समझा कर गए थे। और इतना बढ़िया समझाया था कि अब हम ना किसी को अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं देते हैं, है ना। तो बस ये वाली चीज है कि पैसा तो ले गए थे, लेकिन नेशनलिज्म की भावना बड़े बड़े अच्छे से जगा कर गए थे, जो आज तक कायम है और हमेशा कायम रहेगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, काफी इंटरेस्टिंग है। आज आप जो है इनकी ब्रिटिश का आज आप माइंड यहाँ पर समझेंगे, मतलब कितने दूरदर्शी हुआ करते थे ये लोग, कितनी दूर के सोच लिया करते थे, कि मतलब बंगाल में बैठे हैं, बंगाल में सोचो, कहाँ बंगाल और कहाँ अगवान। अगवान से इन्हें खतरा है कि हमारे मतलब जो है अगवानी हमारे को जो है हर्ट ना कर दे, हमारी टेरिटरी हमसे ना छीन ले। मतलब बहुत ही दूर की सोचा करते थे, और इनकी बातें लगभग सच होती भी थी। इनका वरीड रहना बिल्कुल सही रहता था, ठीक है। अगर इस तरह से हम भी वरीड रहते ब्रिटिशर्स की तरह, तो फिलहाल
इनको अपनी टेरिटरी में हम आने नहीं देते। फिलहाल अब जो है हम भी इन जैसे ही हो गए हैं, काफी दूर तक का सोचते हैं, तभी हमारी आर्मी है वो आजकल जो है कभी काफी गजब की है। एक जमाने से आप देखो तो हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पे इंडियन आर्मी रहती है। इसी तरह से हमारा डिफेंस सिस्टम भी बहुत गजब का है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है ना, सारी चीजें बढ़िया है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो गाइज वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अगर वीडियो में कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आपके जो है काम की चीज मैंने आपको बताई है तो प्लीज शेयर, आप लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो हुआ क्या था अ, ये आए थे खाली इंडिया में ट्रेड करने, है ना। इंडिया से 1 रुपए की चीज लेके जाते थे और 60 रुपए की बेचते थे। मोटा मोटा जो इनको प्रॉफिट, 60 रुपए की नहीं बेचते थे बल्कि और ज्यादा की बेचा करते थे। प्रॉफिट इन्हें, अगर एक की चीज इन्होंने खरीदी है तो प्रॉफिट उस चीज पर इन्हें 60 रुपए का एक तरह से होता था। 60 गुना प्रॉफिट इन्हें इंडिया से होता था। और बल्कि इसमें आप सारी चीज आप निकाल सकते हो, जैसे कि मान लीजिए 10 शिप्स ये लेकर आए हैं और 10 में से खाली जो है 4 ही जो है पहुंच पाए यूरोप। और इन 4 शिप पे मतलब सोचे कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। 6 शिप तो वैसे ही इनके खत्म हो गए, सिर्फ 4 शिप पहुंचे उसके बाद भी इन्हें 60 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो काफी तगड़ी कमाई करी इन्होंने। लेकिन अब ये था कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेड करते करते इन्होंने हमारे ही टेरिटरी को हड़पना शुरू कर दिया, हमारी ही टेरिटरी को हमसे छीनना शुरू कर दिया, हमारी सॉवरेनिटी को इन्होंने काफी धक्का बचाया पहुंचाया। तो ये क्यों हुआ? तो देखो, ये ऐसा होता है कि भाई इन्हें भी मौका मिला था। ब्रिटिशर्स को ऐसा नहीं था कि इनके इरादे थे पहले से, इन्हें मौका ना इंडिया ने खुद ही दे दिया था। जैसे कि इंडिया के निजाम ने इन्हें मौका दिया कर्नाटिक वॉर में। तो सबसे पहला जो एक्चुअल में इनकी चीज समझ में आई थी कि हम इंडिया को पूरा कॉन्क्योर कर लेना, तो वो जो है जो कर्नाटिक वॉर्स जो हुई थी ना, वहीं से जो है इन्हें ये आइडिया मिल चुका था कि भाई ये जो डुप्लेक्स कर रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, क्यों ना हम भी यही करें। अब अगर आपने कर्नाटिक वॉर्स नहीं देखी है, मैंने वीडियो है मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये जो कर्नाटिक वॉर्स हुई थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए। पूरी जो मान के चलिए जो इनकी पॉलिटिक्स चली है ना ब्रिटिशर्स की, तो ये कर्नाटिक वॉर ही थी जिसने एक तरह से इशारा दे दिया था ब्रिटिशर्स को। हुआ क्या था कर्नाटिक वॉर में, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हुआ क्या था। चलो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। कर्नाटिक वॉर्स में जो है एक फ्रेंच जनरल था, गवर्नर जनरल डुप्लेक्स। अब ये जो डुप्लेक्स था ना, इसने जो है एक पॉलिसी अपनाई थी, किस चीज की? किंग मेकर की। ठीक है, किंग मेकर की इसकी ये पॉलिसी थी। इसके अकॉर्डिंग इसने क्या करा था, इसने अपना मनपसंद जो है निजाम हैदराबाद में बिठाला, और अपना ही मनपसंद निजाम इसने कहाँ बिठाला था? जो आपका अवध वाला रीजन है, नहीं अवध वाला नहीं, माफ कीजिएगा, एक तो इनका कर्नाटिक जोन हो जाता है निजाम का, और एक रीजन और था अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, मैं चलो आपको आगे बताती हूँ अगर माइंड में आता है तो। ठीक है, तो दोनों जगह इन्होंने अपने मनपसंद जो है किंग यहाँ पर बिठा दिए थे, किंग मेकर पॉलिसी से। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको कर्नाटिक वॉर में समझाएंगे, तो प्लीज आप करके वो जरूर देख लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अच्छा, अब ये था कि डुप्लेक्स को बैठा बैठा कौन देख रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, डुप्लेक्स जो था ना वो था फ्रेंच जर्नल, और जो रॉबर्ट क्लाइव है ये था आपका ब्रिटिशर, वो था ये जर्नल। ठीक है, ब्रिटिश जर्नल था ये। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने जो है डुप्लेक्स की ही पॉलिसी कायम रखी, और जो है बाकी की जो आपकी थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई थी उसमें भी इसने सब यही करा था, किंग मेकर की पॉलिसी। और आगे तक जो है ये चीजें हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी, जब तक ये ब्रिटिशर्स रूल करेंगे अपने हिसाब से जो है ये इंडियन रूलर्स को चलाएंगे। ये चीज आज जो है आज के सेशन में भी देखेंगे हम, और आगे भी आप ये चीज देखोगे। अच्छा, अब हुआ क्या था, देखो चीजें जो है सब ब्रिटिश जो है समझ चुके थे। बंगाल में जाके इन्होंने पूरा हथियार लिया था बंगाल। अब इन्होंने जब बंगाल अपने अंडर में किया ना, तो इन्हें एक इस बात का डर था कि अब ये बंगाल में तो चुके हैं। ठीक है, पूरा बंगाल इनके पास तो आ चुका है, लेकिन भाई जाहिर सी बात है जो अफगान है, जो हमेशा से इंडिया में घुसते आए हैं, है ना, इसके अलावा जो मैसूर बैठा है, मैसूर हो जाता है, फिर मराठास हो जाते हैं, मराठा, इनसे इन्हें बहुत ज्यादा खतरा फील होता था। कि नहीं, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा डरते थे कि कहीं ये लोग जो है हम पर अटैक ना कर दें, ब्रिटिशर्स पर अटैक ना कर दें। या फिर एक और थे कौन जो इनके खुले दुश्मन थे? फ्रेंच, है ना, जो आपके फ्रेंच थे।
ये इनके खुले दुश्मन थे ब्रिटिशर्स के। तो उनको यही था कि भाई कभी कोई बड़ी पावर जैसे कि मैसूर जो है मिल ना जाए फ्रेंच से। तो आप मैंने आपको बताया भी था टीपू सुल्तान के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे फ्रांस के साथ, ठीक है। इसी तरह से उन्हें डर था कि मराठास जो है किसी बड़ी पावर से ना मिल जाए, फ्रेंच या डर से या पोर्चुगीज से, और मिलके हमें हरा दे। तो इसी वजह से इन्होंने कुछ पॉलिसीज यहाँ पर बनाई थी, इन सब चीजों को देख करके बाहर के लोग इन्वेट ना कर दे या फिर जो है अपने ही लोग इन पर हावी ना हो जाए। तो कुछ पॉलिसीज यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। आप देख सकते हो इंडिया को जो इन्होंने अपने पूरे मुट्ठी में करा है ना, वो दो तरीके से इन्होंने किया है, वो दो तरीके से किया। पहला कैसे, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई या तो आप जो हो क्या करो, कॉन्क्वेस्ट कर लो वॉर में, एरिया को कॉन्क्वेस्ट कर लो, एरिया को एनेक्स्ट कर लो वॉर में, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने बंगाल को बनाया, है ना, बंगाल के साथ लड़ाई की, जीते, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों इन्होंने लड़ी, जीते, और बंगाल इनके अंडर में आ जाता है। इसी तरह से इन्होंने किसको हराया था, मैसूर में। मैसूर में तो चार चार युद्ध कर लिए इन्होंने। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, इन दोनों में कौन था, आपके हैदर अली। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ में कौन था, आपका हैदर सॉरी टीपू सुल्तान। इसी तरह से मराठा, मराठा के साथ भी इन्होंने फाइट की, एंग्लो मराठा वॉर हमने पढ़ी थी, राइट। ये सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने मैसूर को अपने अंडर में किया था, किस तरह से मराठास किंगडम को अपने अंडर में किया था, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें होती हैं कि इन्होंने किस तरह से जो है एनेक्स किया, जैसे कि अवध, है ना, अवध को भी इन्होंने एनेक्स किया था। लास्ट राज्य था अवध जिसको इन्होंने एनेक्स किया था, जिसके बाद ही हमें 1857 रिवॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको इमीडिएट कॉज भी माना जाता है। इमीडिएट कॉज जो माना जाता है 1857 रिवॉल्ट का ना, वो यही माना जाता है कि एनेक्स कर लिया था अवध को इन्होंने, ठीक है। तो ये तो हो जाता है कि कौन सी पॉलिसी, एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट और वॉर, है ना, कि आप जो है एनेक्स कर लो राज्य को कॉन्क्वेस्ट करके या फिर वॉर करके, है ना। तो ये तो तरीका हो जाता है इनका फर्स्ट। सेकंड इनका क्या मेथड था, सेकंड मेथड था इनका डिप्लोमेसी और आपका डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। मतलब आप डिप्लोमेसी के थ्रू, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू जो हो राज्य को क्या कर लो, एनेक्स्ट कर लो, ठीक है। अब ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर इसकी बात मैं करूं तो देखो इसमें थ्री टाइप्स की हमें एक पॉलिसीज नजर आती हैं, जैसे कि रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे। अब देखो हुआ क्या था इंडिया को अपने अंडर में करने के लिए, स्टार्टिंग से तो चालें चली जा रही थी, पहले तो फिलहाल ट्रेड थी, पर इनका जब माइंड सेट हुआ ना कि इंडिया को ही अपने अंडर में करना है, तो जो है पहले बनाई गई रिंग फेंस पॉलिसी, जिससे इंस्पायर्ड होके बनती है आपकी सब्सिडियरी अलायंस। अगर वही बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, तो आप ये मान के चलो अगर यहाँ पर शतरंज खेली जा रही है, चेस अगर यहाँ पर खेली जा रही है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना, श्योर मात वाला यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। सारी चाल इनकी तरफ जा रही है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यहाँ पर श्योर मैथ का यहाँ पर काम करेगा, ये चीज आप देखोगे, ठीक है। तो आज हम जो है वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की। अब फेंस आप जानते हो, फेंसिंग कराई जाती है बाउंड्री, है ना, जैसे कि ये आपका घर है और घर पे जो है आप जो है घर के बाहर जो है बाउंड्री कराई जाती है, राइट। कि जो है कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए या फिर चोर चकट्टे घर में ना घुस आए ना, तो इसकी वजह से फेंसिंग जो है घर के चारों ओर अक्सर आपने हुई भी देखी होगी, ठीक है, बाउंड्री। तो फेंसिंग होती है। अब ये जो बाउंड्री है, इन्हें क्यों जरूरत पड़ी, इन्हें क्यों रिंग फेंसिंग की नीड पड़ जाती है ब्रिटिशर्स को, हम ये जानते हैं। देखो ये जो भी कुछ लिखा है ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूंगी। आर्ट मेरी तो फिलहाल अच्छी है नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगी ना, वो सब कुछ जो है आपको यहाँ पीडीएफ में मिल जाएगा। देखो हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनको ना दूरदर्शी बहुत थे, बहुत दूर का सोच लेते थे। मतलब बंगाल में ये बैठे हैं, बंगाल में ये बैठे हैं, बंगाल में आपको पता है बिहार भी था उस टाइम में और आपका उड़ीसा भी था, ठीक है। बंगाल में बैठे हैं और इन्हें फिक्र कहाँ की हो रही है, इन्हें फिक्र हो रही है अफगान की, अफगान की इन्हें फिक्र हो रही है, ठीक है, अफगान की। इसी तरह से ये बंगाल में बैठे हैं और इन्हें टेंशन है किसकी, मराठास की। और बंगाल में है इतनी दूर, कहाँ बंगाल सोचो और कहाँ आपका मैसूर,
बंगाल में बैठे बैठे इन्हें मैसूर की टेंशन होने लगती थी। क्या टेंशन? कि भाई कल को इनको ऊपर कोई अटैक ना कर दे, कल को कोई मिलकर इन्हें जो है घेर ना ले, बंगाल में इन्हें खत्म ना कर दे, कहीं कोई जो है फ्रेंच और रशियन साथ में मिलकर ना आ जाए, कहीं अफगान ना आ जाए, कहीं मराठा इन्हें ना मार दे, कहीं मैसूर ना मार दे। अब इसी डर की वजह से, और ये जो दूर का सोचा करते थे कि भाई फ्रेंच भी काफी पावरफुल है, और फ्रेंच इनके जो है इनका फ्रेंच का 36 का आंकड़ा भी है, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तभी मैंने कहा जो प्रीवियस में जो प्लेलिस्ट पढ़ी है ना मेरी प्रीवियस सेशन की, वो जरूर देख लेना, वरना चीजें आपके सर्च पे उड़ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। इसे वही बच्चा समझ सकता है जो पहले मेरी क्लासेस देख चुका है या पहले की हिस्ट्री उसे पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इन्हें टेंशन थी किसकी, कि कहीं इनको ऊपर कोई बाहर से आके इन्वेड ना कर दे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए बफर सिस्टम, या फिर आप मैं कहूंगी बफर स्टेट स्टार्ट की। बफर स्टेट यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट की, एक बफर जोन आप कह सकते हो, बफर जोन। अब ये जो बफर जोन थे ये क्या काम करेंगे, ये काम ये करेंगे कि अगर ये अफगान कल को अटैक करते हैं बंगाल के, तो ये कहीं से भी अगर अटैक करें तो बंगाल के बीच में कौन सी स्टेट आ जाएगी, एक बफर जोन आ जाएगा, जैसे कि अवध, ठीक है। अवध जो है यहाँ पर एज अ बफर जोन काम करेगा, कि अगर कल को अफगान बंगाल पर अटैक करते हैं तो पहले उन्हें अवध से लड़ना पड़ेगा, अगर वो अवध को हरा पाएंगे तभी तो वो बंगाल तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसी तरह से मराठास, मराठास को अगर अटैक करना है तो पहले ही जो बफर जोन इन्होंने बनाया है ना, यहाँ से जाना होगा, इसी बफर जोन में पहले फाइट करोगे, यहाँ हारते हो या जीतते हो, जो भी कुछ होता है वही डिसाइड करेगा कि आप आगे बंगाल जा पाएंगे या नहीं। इसी तरह से मैसूर, मैसूर से भी इन्हें काफी खतरा था, तो मैसूर के लिए भी इन्होंने एक बफर जोन यहाँ पे क्रिएट किया। वो बफर जोन आपका कौन सा था, निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद, है ना। ठीक है। अब ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद यहाँ पर थे, यहाँ पर बफर जोन हो जाता है, ठीक है। अब क्या था कि अवध हो जाता है, निजाम हो जाते हैं, मैसूर, अगवान और मराठास, ठीक है। अब ये जो कुछ स्टेट थी, अब देखिए ये जो बफर जोन था, जैसे कि मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रही हूँ ना, मैं खाली यहाँ पे आपको जो समझाऊंगी वो समझाऊंगी आपको अवध को लेकर, ठीक है। अवध को लेकर ही मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझा दूंगी। देखो, अवध जो है क्यों लड़ेगा बंगाल की साइड से, वो क्यों ब्रिटिशर्स का साथ दे, वो चाहे तो अवध के बराबर में कौन थे, रोहिलास, रोहिलास बैठे थे। अब ये रोहिलास कौन थे, रोहिलास जो है आपके अफगान ही थे, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। जो रिलीजन सॉरी जो स्टेट्स बनी थी कौन सी थी वो, रीजनल स्टेट, सॉरी, है ना, जो रीजनल स्टेट्स बनी थी उसमें मैंने आपको बताया था ये रोहिलास किस तरह से बने थे, सारी चीजें मैंने आपको आपके साथ डिस्कस की है ना। अब ये जो रोहिलास थे ये थे अफगान, तो इनको बड़ा डर था बंगाल्स में बैठे ब्रिटिशर्स को कि भाई कहीं रोहिलास ये जो अफगान अफगान ना मिल जाए, और ये दोनों मिल गए तो अवध तो वैसे ही कमजोर है, मिलकर जो है अवध के साथ मुझे ना हमें ना पीट डालेंगे, ठीक है। ये वाली चीज थी, इस बात का इन्हें डर था। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, बफर जोन बनाया, किसे, अवध को, अवध को एज अ बफर स्टेट की तरह इन्होंने यूज किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवध में जो बैठे नवाब थे ना उनको पटाया, उनको पट्टियां पढ़ाई, उन्हें जो है बेवकूफ एक तरह से बनाया। कैसे, इन्होंने कहा कि भाई देखो, अवध में हो आप, और अवध के बराबर में रोहिलास है, रोहिलास अफगान है, और आजकल जो अफगानी है ना उनका बड़ा मतलब चर्चा में है कि वो इंडिया में अटैक कर सकते हैं। तो भाई तुम्हारे पास वैसी भी एफिशिएंट आर्मी है नहीं, पैसा बहुत है लेकिन आर्मी तुम्हारे पास ढंग की है नहीं, तो ऐसा करो हमारे ट्रूप्स अपने पास रख लो। इससे होगा क्या, कल को अगर अफगान अटैक करता है तो तुम जो हो उससे बच जाओगे, हमारा तो तुम टेंशन मत लो, हमारे पास हमारी आर्मी वार्मी बहुत बढ़िया है, हमारे पास जो है कैनन वैनन सब है, तुम अपना सोचो। ये वाली चीज थी, इन्होंने जो है अवध को डराया, अवध को डराया अफगान से, और अफगान से इन्होंने डराया, और अवध के अंदर अपने जो है मिलिट्री ट्रूप्स जो है इन्होंने स्टेशन कर दिए। अब यहाँ पे जो है किसकी आर्मी थी, अब यहाँ पर जो है अवध की आर्मी थी, उसके साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिशर्स आर्मी भी थी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब अवध में ये अपनी आर्मी को तैनात करेंगे तभी तो उनकी आर्मी जो है ना प्रोटेक्शन दिलाएगी अफगान से,
क्योंकि भाई आप एक तरह से ये सोचिए, अब अभी चलिए वो बात मैं आपको बाद में बताती हूँ ना, आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अवध में ब्रिटिश भी ट्रूप्स हैं और जो है अवध के भी अपनी आर्मी है। अब एक बड़ी आर्मी हो जाएगी यहाँ पे, तो अगर कल को अफगान आते भी हैं तो जो है अच्छी टक्कर यहाँ पर दे देंगे। एक झांसा तो इस तरह से दिया, दूसरा झांसा कैसे दिया इन्होंने अवध को, इनसे कहा गया, अब देखो आपको पता ही है इंडिया में यूनिटी उस टाइम में थी नहीं, एक्चुअल में उस टाइम इंडिया जैसा कुछ था ही नहीं, नेशनलिज्म जैसी भावना जो थी मन में थी ही नहीं उस टाइम में, देखा जाए तो। क्योंकि देखो अगर अवध है तो अवध उस टाइम में कोई स्टेट नहीं थी, एज अ कंट्री आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो उस टाइम में एक कंट्री की तरह थी, तो वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोच रही थी, ना कि दूसरों के बारे में, ठीक है। बट ये सब कुछ 1857 के बाद चीजें बदलती जाएंगी। तो यहाँ पर ये था कि यूनिटी तो थी नहीं। अब मान लीजिए अवध का कोई नवाब बनना है, एक है नवाब पी और एक है नवाब क्यू, ठीक है। अब दोनों ही अवध का नवाब बनना चाहते हैं। अब ये दोनों ही अगर अवध का नवाब बनना चाहते हैं तो एक दूसरे से जाहिर सी बात है जलते होंगे, अब इतने तो अच्छे होंगे नहीं कि क्यू कहेगा नहीं भाई पी तुम ही नवाब बनो, पी कहेगा नहीं भाई क्यू तुम ही नवाब बनो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब इसलिए इन दोनों में जो है दुश्मनी है। अब यहाँ बैठा है बी, कौन है ये, ब्रिटिशर्स। ये देख रहा है कि भाई कौन मेरी बातों में आ सकता है, इसने देखा अगर क्यू, ओहो क्यू तो बहुत भोला है, क्यू को मैं पट्टी पढ़ाऊंगा अपनी तरफ कर लूंगा। अब क्यू का तो दिमाग मैं करूंगा बंद, अपना दिमाग में यहाँ चलाऊंगा, पी तो है ही बेवकूफ, और जो है मैं यहाँ पे क्यू को किंग बना दूंगा, किंग, किंग मतलब यहाँ पे नवाब, क्यू बन जाएगा नवाब। अब क्यू को नवाब बनाया मैंने, अब चलेगी मेरी, अब मैं तो नवाब से सब कुछ जो है यहाँ पे जो है खा जाऊंगा, नवाब का पैसे भी खाऊंगा नवाब से, अपने ट्रूप्स भी यहाँ पर मैं जो हूँ तैनात करवा दूंगा। और अब जो है नवाब हर तरीके से मेरी सुनेगा क्योंकि मैंने बनाया है नवाब को किंग, ठीक है। अब ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चीज खेली है, किंग मेकर की पॉलिसी, है ना, किंग मेकर पॉलिसी। इन्होंने यहाँ पे किंग बनवा दी अपनी मर्जी से, जो भी सुल्तान जो भी नवाब चाहते थे वही नवाब यहाँ पर इन्होंने बनवा दिया। तो इससे क्या हो जाता है, एक तरह से जो पूरा का पूरा अवध है वो इनके अंडर में आ गया। अब जो है अवध जो है एज अ बफर स्टेट की तरह काम करेगा, किसके लिए, बंगाल के लिए, ठीक है। ये क्या चल रही है, ये रिंग ऑफ फेंस मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से मराठास के लिए किया, इसी तरह से निजाम को पटाया इन्होंने और निजाम को अपनी तरफ कर लिया। और निजाम तो पहले बनेंगे जो सब्सिडियरी अलायंस को साइन करेंगे। अभी आप देखना है यहाँ पे खाली ट्रूप्स की जो है स्टेशन होने की बात की गई है, और जो है किंग मेकर्स की तरह इन्होंने जो है पटाया, और जो है मतलब यहाँ पे चालें चली और अपना मनपसंद नवाब यहाँ पर अवध में बिठा दिया। निजाम की तरफ भी इन्होंने हैदराबाद में भी यही करा, ठीक है, सारी जगह इन्होंने यही कांड किए। तो ये जो इन्होंने किया, ये जो बफर जोन इन्होंने क्रिएट किए अपनी श्यूड नेचर से और जो है अपने क्रूड नेचर से, तो ये जो चीज कहलाती है इसी को हम जो है रिंग फेंस इसे बोला जाता है, इसी पॉलिसी को आपकी रिंग फेंस बोला जाता है, वॉरेन हेस्टिंग रिंग फेंस पॉलिसी। ध्यान रखना ये वॉरेन हेस्टिंग की पॉलिसी थी, इन्होंने ही ये सब ऐसा पूरा षड्यंत्र एक तरह से रचा था। और ये भोले थे, इंडिया के लोग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत भोले रहे स्टार्टिंग से ही, है ना, सब बातों में आ गए इनकी, मान ली सारी बात, लुटवा दिया अपना सारा राज्य। सॉर्वेनिटी नाम की ना अब चीज बचेगी नहीं, अभी आप देखना, अभी सिर्फ ट्रूप्स तैनात हुए हैं, सब्सिडेटरी अलायंस आते आते तक सॉर्वेनिटी के चिट्ठे ऊपर, मतलब कहते हैं ना चिट्ठे पट्टे उड़ जाना, वो बस यहाँ पर होने वाला है, कुछ नहीं बचेगा किंग के पास अपना, कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा जो है सब्सिडेटरी अलायंस आने पर। और डॉक्ट्रिन और लेफ्ट तो बस ये था कि मरे हुए के दो लाते और मार देना, है ना, वो वाली चीज होगी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में। चलिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, इनको काफी डर था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए मराठास मैसूर और हैदराबाद से, तो इसी वजह से इन्होंने बफर जोन बनाए, नेबर्स फ्रंटियर्स इन्होंने क्रिएट किए अपने, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक अवध एंड हैदराबाद। और इन्होंने वॉर भी किया मराठास और मैसूर से। अच्छा, इन्होंने जो है ना ये जो अवध है, इन्हें जैसे कि जो बैठे ना निजाम, निजाम को इन्होंने जो डराया था, वो डराया था किससे, मैसूर से, कहा था कि आपकी जो टेरिटरी है, अब आप देखिए मैं आपको मैप से भी चीज समझाती हूँ, देखो ये मैप है, अल्टीमेट मैप है ये। तो देखो ये बंगाल में बैठे हैं, आप देखिए ये रेड जो मैंने करा है ना इस टाइम, ये बंगाल रीजन आ जाता है, ये अवध आ जाता है, अवध रीजन आ जाता है ये। देखो अवध के पास में ना ये है रोहिलास बैठे हुए, अब रोहिलास आपके अफगान थे, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर है अफगान, तो कल को अगर अफगान आता है तो पहले वो कहाँ आएगा, अवध आएगा। तो अवध को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। अच्छा, एक बात और देखिएगा आप, इन्होंने अवध में जो है अपने ट्रूप्स भिजवाए, अपने और जो इनके जो लोग थे,
ठीक है, इनको पटाई में रखा, बट लेकिन कभी अपने से ज्यादा ऊंचा उठने नहीं दिया। भाई ये अवध को इन्होंने स्ट्रांग तो किया, जब तक अवध स्ट्रांग नहीं होगा तो काहे का बफर जोन, राइट। तो इन्होंने अवध को स्ट्रांग किया, मिलिट्री जो है इनकी काफी स्ट्रांग यहाँ पर बनाई इन्होंने, और इस किंगडम को भी काफी स्ट्रांग किया। क्यों? क्योंकि भाई जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो टक्कर कैसे देगा अफगानियों को, है ना, ये वाली चीज थी। लेकिन अपने से ऊंचा कभी उठने नहीं दिया, मतलब बढ़ो तो बढ़ो लेकिन हमसे ऊंचा मत बढ़ना, ये वाली चीज थी। इन्हें रखा अपने पीछे ही, ठीक है, तभी जो है किंग मेकर पॉलिसी इनकी चलती रही कि कोई इनसे आगे ना जाए, ठीक है, ये वाली चीज थी। इसी तरह से इन्होंने अगर मराठा की बात की तो यहाँ वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन इन्होंने जो है अपने अंडर में किया। और ये देखो आप देख सकते हो मैसूर, मैसूर का जो मैप है बाउंड्री, वो निजाम की टेरिटरी से मिलती है। तो इन्होंने जो है निजाम की इनसे बोला, निजाम से, कि भाई बराबर में देख रहा हूँ हैदर अली बड़ा उछल रहा है, साथ में टीपू सुल्तान भी है ना, हैदर अली गया तो टीपू सुल्तान आ गया, दोनों कर रहे हैं, कब ना जाने तुम पर अटैक कर दें तो हमसे दोस्ती का हाथ मिला लो तो ही फायदे में रहोगे। तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन पावर कुछ हमारे पास है नहीं, कैनन वैनन तुम्हारे पास ज्यादा कुछ खास है नहीं, हमसे हाथ मिला लो सही रहेगा, तुम्हारे दोस्त है हम, अपनी हम मिलिट्री यहाँ पर तैनात कर देंगे, स्टेशन हो जाएगी हमारी मिलिट्री यहाँ पर आराम से। बस देखो अब तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं तो खाना पीना तुम मिलिट्री का थोड़ा सा देख लेना, और बाकी अगर ये जो है हैदर अली या टीपू सुल्तान में से कोई भी आता तो हम देख लेंगे, है ना, ये वाली चीज थी। तो ऐसे इन्होंने यहाँ के किंग को जो है निजाम को पटाया, ठीक है। तो आप, मैंने आपको मैप के थ्रू भी सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो अवध को इन्होंने एज अ डिफेंस सिस्टम बनाया अपना, है ना, क्या कोई भी आ ना सके। उसके बाद देखो हुआ क्या, अभी खाली मिलिट्री असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर से अगर कोई भी अटैक होता है तो इनकी मिलिट्री पूरी जो है अपनी जान लगा देगी, वो वाली चीज थी। चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हम देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस। चलो मिलिट्री तैनात हुई समझ में आता है, लेकिन सब्सिडियरी अलायंस ने तो चीजें बिल्कुल ही खराब कर दी। और हैरत की बात ये थी किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि हो क्या रहा है, इतने ज्यादा बेवकूफ किंग थे उस टाइम के कि सामने से होने वाली चीज, सामने से होने वाला अटैक ही उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। मतलब जब तक पिट नहीं गए ना ब्रिटिशर्स के हाथ तब तक अक्ल ठिकाने नहीं आई थी लोग भी, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो देखो सब्सिडियरी अलायंस की बात है तो हाँ, ये जो फॉर्म की थी, ये बनाई थी किसने, लॉर्ड वेस्ले ने। लॉर्ड वेस्ले ने जो है सब्सिडियरी अलायंस यहाँ पर बनाई थी। सब्सिडियरी अलायंस काफी हद तक इंस्पायर्ड थी रिंग फेंस पॉलिसी से। इसमें अगर आप चीजें देखोगे सब्सिडियरी अलायंस में थी क्या क्या चीजें, क्यों जो है इतना ज्यादा फोर्सफुली लोगों को मतलब बोला जाता था साइन करने को सब्सिडियरी अलायंस, और था ऐसा क्या था इसमें, सबसे पहले साइन करी थी किसने, हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है। गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड वेस्ले 1798 में, 1798 से 1805 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने काफी हद तक अपना बड़ा एम्पायर बनाया। अब ये चाहते थे, जो लॉर्ड वेस्ले हैं, ये चाहते थे कि ये एक्सेप्ट कर ले द परमानेंट स्टेशन ऑफ ब्रिटिश फोर्स, कि परमानेंट स्टेशन हो जाए ब्रिटिश फोर्स कहाँ पर, इनके राज्य में। अभी आप देखो जो इतने बफर जोन है वहां पर इन्होंने अपनी आर्मी को स्टेशन किया, लेकिन ये चाहते थे खाली जो है इन बफर जोन में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इनकी आर्मी क्या हो जाए, स्टेशन हो जाए। और वो स्टेशन कैसे होगी कि भाई या तो प्यार से या फिर मार से, या तो भाई प्यार से फ्रेंडशिप कर लो ब्रिटिशर्स के साथ और चुपचाप अपने राज्य में स्टेशन करा दो, या फिर लड़ लो, लड़ोगे तो वैसे भी हारोगे, और हारोगे तो तुम्हें स्टेशन करानी पड़ेगी आर्मी, ये वाली चीज थी। मतलब है ना, यहाँ पर प्यार से या मार से वाली यहाँ पर चीज हो रही थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इनका ये था कि परमानेंट जो है स्टेशन हो जाए ब्रिटिश फोर्स, और जो है इसके अलावा ये पे करे सब्सिडीज इनके मेंटेनेंस के लिए। मतलब सोचो, मेरा ही घर, आपके भेजे हुए मेहमान मेरे घर में रह रहे हैं, और रह क्या रहे हैं, बस गए आके हमेशा ही हमेशा मेरे ही घर में उन्हें रहना है, और उनका खर्चा भी मैं ही उठाऊं। कितनी अजीब बात है ये, है ना। मतलब अगर एक हाथ हफ्ते के लिए कोई मेहमान आ जाता है ना तो थोड़ा मतलब इरिटेशन होने लगता है, सोचे यार ये कब जाएंगे, कब तक हम इनको मतलब इनको बिठा कर खिलाएं, ये वाला सब थोड़ी सी चीज हो जाती है अगर ज्यादा दिन तक हमारे यहाँ गेस्ट रुक जाते हैं तो। लेकिन आप सोचिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेकेंड। हेलो, जी मैं जरा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ सेशन की, अभी बात कर। ओके, स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो काफ़ी अजीब बात हो जाती है ना, काफ़ी दिन तक अगर कोई गेस्ट है घर में तो उसको भी मतलब हमें थोड़ा-सा रहता है कि यार कब जाएँगे? ये वाली चीज़ हो जाती है कि भई इतना नहीं होता है कि भई हम खुद भी खाएँ और दूसरों को भी खिलाएँ, ये वाली चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाती। अब सोचो, ये जो बेचारे नवाब थे, जो अवध के नवाब हो जाते हैं, हैदराबाद के हो जाते हैं या फिर अभी हम आगे और भी स्टेट्स पढ़ेंगे, उनके नवाब हो जाते हैं। ये सब जो है परमानेंटली स्टेशन्ड करवाएँगे आर्मी को और इनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा भी इनको खिलाया जाएगा। मान लीजिए अगर 1000 रुपए जो है इनका मेंटेनेंस का है, तो ब्रिटिशर्स इतने भोले नहीं है, उनको तो सिर्फ अपना फायदा दिखना था कि अगर 1000 रुपए खर्च हो रहा है मेंटेनेंस के, हम तो जो है 2000 लेंगे, डबल लेंगे इनसे, क्योंकि 1000 का बीच में इन्हें कमीशन भी तो खाना था, है ना? ये वाली चीज थी। हर चीज में बस इन्हें अपना उल्लू सीधा करना होता था, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने क्या करना था इन्हें, इन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने प्रॉफिट से मतलब था। फिर भाड़ में जाए इंडिया और वहां के लोग, इनको किसी से कोई ना ही हमदर्दी थी ना ही कुछ, सिर्फ इन्हें क्या कमाना था, पैसा। पैसा इन्हें बढ़िया से कमाना था, ठीक है। तो फिलहाल अब जो है ये चाहते थे कि पे करें सब्सिडी, सब्सिडी। तो जो है आप देखोगे कुछ स्टेट ऐसी होंगी जिन्होंने सब्सिडी लाइन साइन की होगी और वो इन्हें सब्सिडी भी पे करेंगे। इसके अलावा परमानेंटली इनके कोर्ट में ब्रिटिश का कौन रहेगा, रेसिडेंट। अब आप सोचो, ब्रिटिश का रेसिडेंट कोर्ट में, जैसे कि अवध है तो अवध के कोर्ट में कौन रहेगा, ब्रिटिश का रेसिडेंट। अभी जो रेसिडेंट था ना, ये कोई भोला इंसान था नहीं, ये इतना इरिटेटिंग बंदा था, मतलब हर चीज में इंटरफेयर करना। सोचो आपके घर में कोई गेस्ट आके रह रहा है और वो आपकी हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है। इनफैक्ट मतलब आप खाना खा रहे हो तब, पानी पी रहे हो तब, सो रहे हो तब, इनफैक्ट अगर आप टॉयलेट भी जा रहे हो तो ये इंटरफेयर करेगा। तो सोचो कितना ज्यादा ये इरिटेटिंग होगा। तो बस इनके रेसिडेंट थे ना, ये बहुत ज्यादा मतलब इरिटेटिंग थे और हर चीज में जो है ना ये दखल अंदाजी कर देते। और भाई क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते सोचिए। रेसिडेंट भी इनका कोर्ट में बैठा हुआ, ठीक है, और कोर्ट में जो आर्मी है वो भी इनकी, तो जाहिर सी बात है किंग का तो कुछ अपना बचा ही नहीं। सोचिए, मतलब एक ऐसी जगह। अब आप इसको थोड़ा करंट, मैं अगर मैं आपको समझाना चाहूंगी, थोड़ा पर्सनली मत कोई चीज को मत लेना, मेरा मेन मोटिव है कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए। देखो, सोचो हम इंडिया में है ना, हम इंडिया में है। अब इंडिया में हुआ क्या, मान लीजिए हमें जो है चाइना से खतरा है, हमें चाइना से खतरा है। तो हमसे पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ऐसा करो, हमारी मिलिट्री रखवा लो यहाँ पे और जो है हम आपको चाइना से प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज ओनली अ एग्जाम्पल, ठीक है, आप यहाँ पे पर्सनल मत होना। अब यहाँ पे आपने क्या किया, पाकिस्तान को चलो हमने परमिशन दे दी, हमने पाक से कहा कि चलो भाई अपनी आर्मी तुम तैनात कर लो। इसने कहा भाई हम अपनी आर्मी हमने यहाँ पर रख दी है, ऐसा कीजिए कि आप जो है, हमारे हमारे पास इतना पैसा है नहीं, अब आर्मी को आप हमने हमारी आर्मी को आप खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। हमने कहा चलो गरीब देश है, खिला दो, हमारे पास तो बहुत पैसा है। हमने इनकी जो आर्मी के जवान थे इन्हें मोटा किया, हमने खूब खिलाया, अच्छे से ध्यान रखा, सही है। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम अपना एक बंदा जो है, राज्यसभा और जो विधानसभा है सब जगह हमारे जो है कुछ बंदे होंगे, जो भी आपकी जो है जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में हम अपने बंदों को रखेंगे, ठीक है। हमने कहा चलो भाई रखने दो, इन्होंने अपने बंदे भी रखे। अब आप ये बताइए, हमसे ज्यादा आर्मी, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमसे ज्यादा आर्मी मान लीजिए पाक की हो और वो इस टाइम इंडिया में ही तैनात हो और हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सब जगह हो, तो आप एक बात सोचिए, हमारा तो अपना कुछ बचा ही नहीं ना। अब तो कल अगर चाइना अटैक भी कर दे तो हो सकता है पाकिस्तान चाइना की तरफ से लड़ रहा हो, हमारी तरफ से फाइट ही ना करे, है ना, और हम हार जाए। तो ये वाली सिचुएशन हो गई थी कि भाई हमारे पास अपना कुछ बचा ही नहीं था। जो इंडिया के उस टाइम में जो किंगडम थे, जो अवध हो जाता है, जो निजाम हो जाते हैं, उनका उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। भाई ब्रिटिशर्स के ही लोग वहां खड़े थे, ब्रिटिशर्स की ही पूरी पूरी आर्मी थी, ब्रिटिशर्स के लोग उनके कोर्ट में बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है भाई सब कुछ उनका ही चलता। किंग तो यहाँ पर नाम का हो गया ना, किंग तो का कोई रोल ही नहीं रहा, सोवेरेनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बची अगर ऐसा हो जाएगा तो, राइट। तो इसी वजह से जो है कहाँ गया, हाँ, तो इसी वजह से जो है हमें देखने को मिलता है कि जो है सब्सिडियरी अलायंस में चीजें वर्स्ट हो जाती हैं, क्योंकि किंग का अपना कुछ बचता ही नहीं है, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो जाता है, ब्रिटिशर्स का हो जाता है। कि ये जो है अब क्या करेंगे, जो ब्रिटिश का जो रेसिडेंट है ये इनकी कोर्ट में रहेगा, ब्रिटिश की आर्मी रहेगी, उसे पे भी यही जो है वहाँ के जो नवाब है, जो किंग है वो पे करेंगे और उनका सारा मेंटेनेंस का खर्चा भी वो उठाएंगे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, अभी आप देखेंगे कितनी ढेर सारी चीजें ही हमसे बनवाएंगे।
जो इंडियन रूलर होंगे वो किसी भी यूरोप पावर एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स के अलावा मुंह किसी को नहीं लगाएंगे। मतलब ना ही वो डच का साथ देंगे, डच से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रेंच जो उनके खुले दुश्मन है, फ्रेंच से कोई मतलब नहीं है। पोर्चुगीज से इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डैनिश, इनसे भी इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब टोटली आपको जो कनेक्शन रखना है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही रखना होगा, अदरवाइज आप किसी से भी हाथ नहीं मिलाओगे, किसी से किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं करना। ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, इसके अलावा जो है नॉट कुछ ही गो टू वॉर और नेगोशिएट, इनसे कहा गया ना ही आप किसी वॉर में जाएंगे ना ही कोई नेगोशिएशन करेंगे, कोई भी पंगा होता है हम देखेंगे हमारी। अब तो सब कुछ वैसे इनका ही था तो देखना भी इनको ही था, नाम का किंग बचा था, राइट। इसके अलावा इन रिटर्न फॉर ऑल दिस, अब देखो मतलब पूरी की पूरी कंट्री अपने अंडर में कर ली, पूरा का पूरा राज्य अपने अंडर में कर लिया, अपने लोगों को हमसे खिलवा रहे हैं, मोटा ताजा करवा रहे हैं, और इन रिटर्न देखो हम हमसे क्या मांग रहे हैं। इन रिटर्न हमें क्या दे रहे हैं, हम हमें दे रहे हैं कि भाई जो भी आपका मतलब बाहर का एनिमीज कोई भी आएगा तो हम लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे, आपकी जान को बस हम आपकी जान की रखवाली करेंगे। और आपकी जान की रखवाली करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा हमारा, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, एडॉप और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर, इनसे कहा गया इसके अलावा हम आपके इंटरनल जो मैटर होते हैं, जैसे कि भाई सती प्रथा हो जाती है, या फिर नमाज पढ़ना हो जाता है, या फिर पूजा पाठ हो जाती है, इसमें हम कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे आपके इंटरनल मैटर में। जिसके चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो इस तरह का हम कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। और आपको पता ही है इंडिया का बड़ा रहा है हमेशा से, इनफैक्ट आज भी अगर आप देखो, हमें बस यही है कि घर से बाहर बात ना चल जाए ना, घर से बाहर, घर की बात घर में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, भले ही घर से बाहर ना जाने के चक्कर में घर में ही आग क्यों ना लग जाए, घर ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन घर से बाहर बात नहीं जाना चाहिए। ये वाली चीज होती है ना इंडियंस में। तो आपने देखा ही होगा, हम फैमिलीज में भी थोड़ा ये होता है, अगर कोई भी थोड़ा बहुत हो जाता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये होता है कि भाई घर से बाहर बात नहीं जाना चाहिए। बट होता क्या है, इतना ज्यादा घर में खिचड़ी बन जाती है, इतना ज्यादा रायता फैल जाता है ना कि बाहर वालों को ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है। ठीक है, तो बस इनका यही था कि इनको पता था जो इंडियंस है उनको बड़ा रहता है इंटरनल मैटर का, तो इनसे भाई यही कह दो भाई तुम्हारे इंटरनल मैटर में नहीं बोलेंगे, तो इन्होंने मान गए कि भाई चलो ठीक है हमारे इंटरनल मैटर में नहीं बोले, सही है भाई, घर की बात घर में रहेगी, और बाहर का जितना कुछ है इनको दे दो, है ना, ये वाली चीज थी फिलहाल। इसके अलावा फ्रेंच मैंने आप बता ही चुकी हूँ, कहा था कि फ्रेंच तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए, है ना। ये वाली चीज थी कि फ्रेंच तो इनके वैसे ही खुले दुश्मन थे, और क्योंकि इन्हें डर भी था कि नेपोलियन कहीं पर अटैक ना कर दे अलेक्जेंडर वन जो कि रशियन किंग था उसके साथ मिलकर। सब्सिडियरी अलायंस वुड एक्सेप्ट दी कम, अब यहाँ पर जो है जो स्टेट थी उन्होंने जो है सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दी, कुछ ने जो है पिट पिटा कर और कुछ ने प्यार मोहब्बत से। तो यहाँ पर जो है हुआ क्या था, जो सब्सिडियरी अलायंस थी ना, ये एकदम से ये सारी चीजें नहीं आई थी कि एकदम से इनसे कहा गया हो कि आप फ्रेंड से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं था। सारी ये जो चीजें थी सब्सिडियरी अलायंस मैंने आपसे पहले भी कहा था 4 स्टेजेस में आई थी, 4 स्टेजेस में ये जो है स्प्रेड हुई थी, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वैल्यूशन एंड परफेक्शन जो है ना, ये चीजें मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये डुप्लेक्स से इंस्पायर्ड थे, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि सब्सिडियरी अलायंस एकदम से तैनात हो गई हो, ये हल्के हल्के आई थी और स्टेजेस में आई थी। अगर आप देखो तो ये जितनी भी बातें हुई थी ना, इनफैक्ट पता है एंड में तो आते आते तक ये हो गया था, जो 4th स्टेज आप पढ़ोगे अभी देखोगे कि पहले तो क्या था कि हम हमारे खाली आप ब्रिटिशर्स को रख लीजिए, हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको अपनी जो है टेरिटरी में जो है आप स्टेशन कर दीजिए। इसके बाद ये हुआ था कि आप मेंटेनेंस का भी खर्चा दोगे, है ना, जो उनका आप ख्याल रखोगे। फिर एंड तक आता तक ये हो गया था कि अगर हमारी मिलिट्री को खाना पीना नहीं मिला, अगर हम लोगों को खाना पीना नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम आपके राज्य को सीज कर देंगे, आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। इस हद तक ये लोग गिर चुके थे। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे हुई थी, ये स्टेट वाइज हुई थी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, स्टेज वाइज कैसे, इसके फर्स्ट स्टेज में इन्होंने क्या कहा था, द कंपनी ऑफ वॉर टू हेल्प अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट विद इट्स ट्रूप टू फाइट एनी वॉर विद द स्टेट माइट बी इंगेज्ड इन, इनसे कहा था भाई ये पहले फर्स्ट स्टेज में तो इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, प्यार से इन्हें सहलाया गया कि भाई इंडिया में हम क्या करेंगे, फ्रेंडली स्टेट बनाकर रखेंगे इंडिया को, और जो है हम आपके साथ एक एज अ फ्रेंड बनकर आए हैं,
और आप भाई हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप काफी अच्छे लोग हैं, और ऐसा ना हो कि बाहर के लोग आप पर अटैक कर दें, तो आप जो है ऐसा करा करेंगे कि जब भी आपसे आपके अगर पड़ोस में फाइट हो जाएगा ना, तो आप हमारे ट्रूप्स को ले जाया करो, हमारे पास बहुत ट्रूप्स हैं। ठीक है, ये वाली चीज थी फर्स्ट स्टेज में। तो सेकंड स्टेज में थोड़ी सी चीजें खराब होना स्टार्ट होती हैं। इनसे कहा गया कि अब जो है हम आपके फ्रेंड है, तो ऐसा होगा कि भाई हमारे जो सोल्जर्स है ना, वो आपके स्टेट में तैनात रहेंगे, स्टेशन कर दी गई आर्मी को। फर्स्ट सेकंड में जो है प्रॉपरली जो है स्टेशन कर दी गई, जैसे कि अवध में एज अ बफर जोन बनाने के लिए स्टेशन कर दी गई थी। थर्ड स्टेट में क्या होता है कि अब आपको क्या करना है, व्हेन द इंडियन एलाई वाज आस्क्ड नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी, इन रिटर्न द कंपनी प्रॉमिस दैट इट विल रिक्रूट ट्रेन एंड मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर द ब्रिटिश ऑफिसर्स। इनसे कहा गया है कि भाई ऐसा है कि हम जो है जो हमारे जो ट्रूप्स है ना, ये जो तैनात है, ठीक है, इन्हें आप खाने पीने का, इनकी सारी मेंटेनेंस का खर्चा आप तो दोगे। इसके अलावा भाई देखो इन रिटर्न ये आपको क्या दे रहा है, इन रिटर्न ये आपके जो ट्रूप्स हैं, मतलब जो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हैं, इनको ये जैसे अवध के जो ट्रूप्स हैं, उनको ये जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं, ये इन्हें चीजें सिखाएंगे, फाइटिंग स्किल्स जो है यहाँ पर सिखाई जाएंगी, है ना। इन रिटर्न आपको ट्रेन किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा ब्रिटिश आर्मी में, है ना। अपनी आर्मी को ये बड़ा कर रहे थे, मतलब अपनी ही आर्मी हमारी ही टेरिटरी में स्टेशन करके हमारे लोगों को ही अपनी आर्मी में भर्ती करना, और उस चीज के पैसे हमसे ही लेना। कितनी ऑड बात है ये ना, सोचो जरा। मतलब हमारे ही एरिया में है, अपनी आर्मी को इन्होंने जो है स्टेशन किया हमारे ही एरिया में, और हमारे ही लोगों को अपनी आर्मी में अंदर रिक्रूट करने के लिए हमसे ही पैसे लिए। अजीब बात है बिल्कुल, ठीक है। इनसे जो है ये बात कही गई। और फोर्थ में तो ये कहा गया है कि परमानेंटली मतलब स्टेशन यहाँ पर अब इनकी आर्मी हो जाएगी, ठीक है। जितने भी एरिया से जबरदस्ती उनसे सब्सिडिटरी अलायंस जो है, मैंने कहा ना, प्यार से या फिर मार से सब्सिडिटरी अलायंस साइन करवाई, सारे ट्रूप्स को, अपनी जो आर्मी है उनको वहां पे तैनात किया, अपनी कोर्ट का में जो है इनकी कोर्ट में अपने जो है बंदे को जो है बिठाला, मतलब एज अ रेसिडेंट बनाकर कोर्ट में भेजा। ये सब हुई आपकी थर्ड स्टेज तक, ठीक है। फोर्थ स्टेज में चीजें क्या हुई, एकदम वर्स्ट हो गई। कहा गया कि अगर जो है इनको आपने पैसे नहीं दिए, अगर आपने इनका ख्याल नहीं रखा, तो आपके राज्य को सीज कर दिया जाएगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, और अब आप पे किसका अधिकार होगा, ब्रिटिशर्स का अधिकार होगा। मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे कि भाई आपको जो है सब कुछ ब्रिटिशर्स के हिसाब से करना है, साज भी ब्रिटिशर्स के हिसाब से लेना है, और अगर आपने सांस अपनी मर्जी से ले ली तो आपका गला वहीं पे काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है, सब कुछ भी टीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। जो ध्यान रखना, जो सब्सिडिटरी अलायंस थी ये 3 पार्ट्स में जो है हुई थी, इसकी सॉरी 4th स्टेजेस में हुई थी। अब जो बात कर लेते हैं वो स्टेजेस जिन्होंने सब्सिडिटरी अलायंस सबसे पहले जो है साइन की थी, वो थे आपके निजाम ऑफ हैदराबाद 1798। 1798 में जो है निजाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले यहाँ पे सब्सिडिटरी अलायंस साइन की। फिर आपको पता ही है मैसूर था, देन तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधई, राजपूत, और यहाँ पे जितने भी राजपूत के जो रूलर्स थे वो, और होलकर्स राज, अगर देखा जाए मराठास में, मराठा कॉन्फेडरेशन में सबसे लास्ट में जो सब्सिडिटरी अलायंस साइन की गई थी वो थे होलकर्स। देखो मराठास के बारे में बोला जाता है 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ना, तो वहां से मराठास जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा फिर से यूनाइटेड होते हैं और अपनी कॉन्फेडरेशंस को एक करते हैं, और फिर आपने देखा ही था मैसूर में कितनी बार जो है इन्होंने हैदर अली को हरा दिया था। बहुत पावरफुल किंगडम था मराठा, तो मतलब ऐसा था, कहा जाता है अगर 1761 मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं होती, तो मराठा के बारे में बोला जाता है कि ये अकेले लौटे ऐसे थे कि आराम से जो है ब्रिटिशर्स को टक्कर देते थे, क्योंकि थोड़ी सी इनकी पावर कम हो गई थी 1761 के बाद, ठीक है। ये बात मराठा के बारे में बोली जाती है। अब ये जितने भी लोग हैं ना, ये जिन्होंने साइन करी है सब्सिडिटरी अलायंस, ये सभी वो लोग हैं जो 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। तो देखो देना था ही, क्योंकि उस टाइम कोई नेशनलिज्म जैसी भावना थी नहीं, मैंने आपको बताया ना। मैसूर है तो वो एक अलग स्टेट नहीं बल्कि एक अलग कंट्री है उस टाइम में, एक तरह से आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। इसी वजह से ये ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो यहाँ तक आपका आई होप सब क्लियर होगा। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे जर्नल स्टडीज
ETS ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है ना, वो शय और मात वाला यहाँ पर काम करेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया कौन था? डलहौजी। डलहौजी की अगर मैं बात करूँ तो डलहौजी सबसे जो है यंगेस्ट यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की अगर बात करें तो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में एक छोट मतलब एक ही चीज कराई गई थी, और जो है वो एक ही जो है सबके बराबर थी, मतलब एक ही चाल चली गई थी, और उसी एक ही चाल में शय और मात दोनों हो गया था। आप ये बात इस तरह से समझ सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में ये था कि भाई जो पहले ये होता था, हेरिडिटरी रहता था इंडिया में। अगर हिंदू लॉ भी देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग भी हेरिडिटरी रहता था। क्या? राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा रहता था, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक मिनट रुकिएगा आप, ठीक है। ओके गाइस, ओके। ठीक है। तो हेरिडेटरी था, मतलब जो है राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाली चीज थी ना, मोनार्की चलती थी पूरी, ठीक है। तो ये वाली चीज थी हिंदू लॉ में भी, और उस टाइम में होता भी यही था। बट इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स लाके इन्होंने कहा कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिस स्टेट मतलब सॉरी, राजा का बेटा राजा तो बनेगा, लेकिन राजा का गोद लिया हुआ बेटा, ठीक है, जो उसकी संतान मतलब उसका ब्लड नहीं है, वो राजा नहीं बन सकता। उसका अधिकार जो है, जो मतलब जो गोद लिया हुआ बेटा या बेटी जो भी है, उसका अधिकार राजा की प्राइवेट जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पे तो रहेगा, लेकिन स्टेट पर कोई भी राज उसका नहीं होगा। इस चीज को लेकर काफी बवाल भी हुआ था, आपने देखा भी था वो रानी लक्ष्मीबाई है ना, झांसी की रानी, सॉरी झांसी की रानी जो थी, तो उसमें ये हम आपने चीजें देखी भी होंगी, राइट। तो उसमें काफी बवाल भी हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एडॉप्टेड सन, जो एडॉप्टेड सन होगा वो जो है क्या होगा, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो हायर होगा, लेकिन स्टेट का हायर वो नहीं होगा। ये थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी अडॉप्टेड सन हुआ तो उसका जो, अगर वो थ्रोन पर बैठेगा तो उसका राज्य जो है एनेक्स्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज थी। अब यहाँ से हुआ क्या, या ऐसा इनफैक्ट कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है डलहौजी ने, अगर आप देखो तो इसे कई हद तक जो है उसने भी अपनाया था, अकबर ने। अकबर में आपने देखा कि अकबर ने किस तरह से राजपूत को हराया, लेकिन राजपूत को उन्होंने खत्म नहीं करा, ठीक है। वहां के किंगडम को उसको मतलब एक तरह से बिल्कुल खत्म नहीं करा, सिंपली कहा कि आप हमारे जो है, आप अपना किसी बंदे को आप हमारे जो है अंडर में क्या कर दें, एज ए ऑफिसर अपॉइंट ये कर लेते थे। राजपूत के जो मतलब आर्मी के लोग थे, या राजपूत के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स आप मान सकते हो, उन्हें अपने ऑफिसर्स ही बना दिया करते थे, अपनी टीम में ले लिया करते थे एक तरह से, ठीक है। और कहते थे कि बस आप जो मुगल्स के अंडर में होगे, बट आपका अपना एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ये वाली चीज थी, ठीक है। ये थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से मिलता जुलता अकबर का भी कहा जाता है। और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी ये बात कही जाती है कि काफी हद तक जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने भी फॉलो किए थे, ऐसा कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कॉल आया था आपका डलहाउसी इंडिया में, ठीक है। तो ये वाली चीज थी कि जो है फादर्स की प्रॉपर्टी पे जो है उसका जो रियल जो सन होगा, जो उसका खून का रिश्ता जिससे होगा, उसी का अधिकार होगा, थ्रोन पर भी उसी का अधिकार होगा। अदरवाइज जो अडॉप्टेड सन होगा उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा स्टेट पर। हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टी पर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, पर स्टेट पर नहीं है। अब देखो, डलहौजी के लिए आप ये समझ सकते हो, उसके लिए एक फॉर्चून था, और इंडिया में उस टाइम अर्थ फॉर्चून की क्या कंडीशन चल रही थी कि उस टाइम में कई स्टेट ऐसे मिल भी जाती हैं डलहौजी पे, जहाँ पे जिनका कोई सन था ही नहीं, और जो है क्या हो रहा था वहां पे अडॉप्टेड सन जो है थ्रोन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा जो है डलहौजी के टाइम में हुआ भी, उसका फॉर्चून था वो डलहौजी के, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो काफी स्टेट आप यहाँ पर देखोगे जिन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यहाँ के अंडर में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो स्टेट आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर में, पहली थी आपकी सतारा। सतारा पहला किंगडम था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर में आता है। इसको 1848 के अंडर में ये जो है डेट पर, सॉरी 1848 में ये जो है इसके अंडर में आ जाता है, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ जाता है। सेकंड था आपका झांसी। झांसी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता भी है, लक्ष्मी जो झांसी की रानी थी मणिकर्णिका, उन्होंने काफी फाइट भी की थी इस चीज के लिए, और वो शहीद भी इसमें हो गई थी, है ना। पढ़ेंगे सारी चीजें 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है।
और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स में पता है कुड बी अप्लाइड तो हो गया था, लेकिन इसके बाद आप देखोगे इन्होंने राज्य को एनेक्स्ट भी करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने एनेक्स भी किया था, और लास्ट जो राज्य इन्होंने एनेक्स किया था ना, वो किया था इन्होंने अवध, जिसको इमीडिएट कॉज भी माना जाता है 1857 के रिवॉल्ट का। अवध को जो इन्होंने एनेक्स किया था, और उसके बाद ये आपको पता है ये फिर चीजें सारी खराब होना स्टार्ट हो ही गई थी, बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए खराब होना स्टार्ट हुई थी, हमारे लिए तो बेहतर हुई थी, राइट। अभी ये हमें पीट रहे हैं, कल हम इन्हें पीटेंगे, ठीक है। नागपुर जो है 1857-54 में आते आते इन्होंने नागपुर भी साइन करा लिया था, और कुछ स्मॉल किंगडम थे जैसे जातपुर बुंदेलखंड में, संभलपुर उड़ीसा में, और भगत जो है मध्य प्रदेश में, छोटे छोटे किंगडम थे जो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में आ गए थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध 1856, आप देख सकते हो ये लास्ट ऐसा राज्य था जो 56 में जाकर जो है एनेक्स्ड हुआ था, और ये जो किंगडम है इसे जो है इमीडिएट कॉज भी माना जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर वाजिद अली शाह जो थे ना, ये थे नवाब उस टाइम में अवध के। अब भाई नवाब है, ऐसा तो हो नहीं सकता इनके जो है सन नहीं हो, इनके थे ढेर सारे बच्चे, चार चार पांच पांच बेटे थे इनके, कोई भी थ्रोन पर बैठ सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, पूरा बवाल हो गया था इनका किसके साथ, अवध के साथ। यहाँ पे पढ़ेंगे आगे, कल के सेशन में जानेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो पूरा बवाल हो गया था अवध को लेकर। तो डलहौजी ने जो है एनेक्स कर लिया था अवध, और अवध के बाद ही ना 1857 में ये रिवॉल्ट जो है पूरा हो गया था, ठीक है। जानेंगे इसके बारे में। डलहौजी एनेक्स 8 स्टेट्स, यहाँ पे जो है डलहौजी ने 8 स्टेट एनेक्स करी थी। और आप देख सकते हो कितने, सम क्वार्टर मिलियंस स्क्वायर माइल्स, कहा जाता है 2.5 लैक्स मिलियंस स्क्वायर। सोचो इतने स्क्वायर का इन्होंने कितना बड़ा एरिया एनेक्स किया था, कितनी बड़ी टेरिटरी इन्होंने एनेक्स की थी। ये जो तभी तो इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, ये जो 57 का रिवॉल्ट हुआ था ना, देखो इसके पीछे के जो कॉजेस थे वो तो आपकी समझ में आ ही गए होंगे। अब से नहीं, जब कर्नाटिक वॉर हुई थी ना, तब से ही थोड़ा सा डिस्टरबेंस आना स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। और बस ये था जो इमीडिएट कॉज इसका माना जाता है, वो अवध माना जाता है, एनेक्सेशन ऑफ अवध माना जाता है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो काफी बड़ा इन्होंने टेरिटरी जो है यहाँ पे अपने अंदर में कर लेती, जिसकी वजह से पूरा हमें बवाल अवध में देखने को मिला था, और जो कि हम नेक्स्ट सेशन में अपना जानेंगे। तो गाइस ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज मुझे जो है कमेंट सेशन में लिख सकते हो। और इसके अलावा एक है आपके लिए छोटा सा होमवर्क, आपको कमेंट सेशन में मुझे ये बताना है कि भाई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, कौन सी डेट में हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कौन सी डेट में हुई थी, ये आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है, और आप में से जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा उसका मैं नाम लूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम मैं लूंगी, तो इसलिए आपको जो है कमेंट सेशन में बताना है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कौन सी डेट में हुई थी, ठीक है। चलो गाइस ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।